हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का जो कंप्लीट लेसन है उसको करा दिया है। कुछ टॉपिक्स बचते हैं, उसको मैं जल्द ही करा दूंगा। और मैं इस वीडियो में मतलब मैं इस चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं और ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 होगा। मैंने ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 करा दिया है, जिसमें मैंने इस चैप्टर का समरी यानी सारांश प्लस 30 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहां पे मैंने प्लेलिस्ट वाइज सबको समराइज कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं कि मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले पौधे से क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले। ठीक है, यानी बैंगनी फूल का संकरण किससे कराया गया था? सफेद फूल वाले से। तो पहली पीढ़ी में कैसे परिणाम मिले थे, मतलब कैसे पौधे मिले थे, ये बताना है। तो आपको पता है पहली पीढ़ी में क्या होता है कि कोई एक ही प्रभावी रहता है। तो इस बार क्या था? बैंगनी प्रभावी था, यानी पहली पीढ़ी में सभी पौधे जो थे वो बैंगनी कलर के प्राप्त हुए। ये अगला 35 नंबर है, वर्णाधता, जिसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, में रोगी पहचान नहीं कर सकता। यानी जिस व्यक्ति को वर्णाधता हो वो किस कलर का पहचान नहीं कर सकता है, ये आपको बताना है। तो किस कलर की पहचान नहीं कर सकता है? लाल और हरे का। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है सी में, यानी ये लाल और हरे रंग को पहचान नहीं कर सकता है। अगला है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइपिक अनुपात होता है। ठीक है, फिनोटाइप का क्या अनुपात होता है द्विसंकर क्रॉस में, ये बताना है। तो ये क्या होता है? ये होता है 9:3:1। ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया था। चलिए 37 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म उत्परिवर्तन है? यानी आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ये तो कोई नहीं, ये तो पहले ही छट जाएगा कि कौन सा सूक्ष्म उत्परिवर्तन है इसमें से। तो देखिए, सबसे पहला है डिफिशियंसी, दूसरा है प्रतिलोपन और तीसरा है स्थानांतरण। ठीक है, तो इसमें से आप देख रहे हैं कि कोई सा भी सूक्ष्म उत्परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब जो ये इसमें से कोई नहीं है, यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुवांशिकी के जनक है, अनुवांशिकी के जनक किसको माना जाता है? तो मैंने आपको सारांश में आपको बताया था कि अनुवांशिकी के जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? मेंडल को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मेंडल। बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? यानी किसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है? ठीक है, तो ये मैंने आपको समरी में भी बताया था किसके कारण होता है। तो ये होता है ट्राइसोमी के कारण, यानी ट्राइसोमी, ये वाला ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। 40 नंबर है, किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है। जब किसी परिवार के अनेक पीढ़ियों का वंश का विश्लेषण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वंशावली विश्लेषण। जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 या 2 से ज्यादा एलील जिम्मेवार हो तो इसे कहते हैं, जब 2 से ज्यादा एलील जिम्मेवार रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बहुविकल्पिता। ये मैंने आपको सारांश में भी बताया था। ये है 42 नंबर क्वेश्चन है, एक सत्य संकर दशा है, एक सत्य संकर दशा है, कौन सा है इसमें से आपको बताना है। पहला है TTRR। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा स्मॉल है। जो कैपिटल होगा इसका मतलब कि वो प्रभावी है, और जो स्मॉल होगा इसका मतलब वो अप्रभावी है। तो कह रहे हैं सत्य संकर। ठीक है, ये आपको बताना है। सत्य संकर का मतलब है ट्रू हाइब्रिड, यानी ये जो आपके 4 ऑप्शन प्राप्त हुए हैं वास्तव में कैसे प्राप्त हुए होंगे? तो इनको कुछ ऐसे संकरण कराया गया होगा RRTT और फिर RRTT। तो इसमें देखिए संकर कौन सा होगा? सत्य संकर, जिसमें दोनों के लक्षण हो, मतलब इसके भी और इसके भी। तो ऐसा आपको लक्षण कौन दिख रहा है जिसमें R भी हो और ये T भी हो, मतलब इन दोनों में। तो ये आपका ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 2 स्मॉल टी है, इसका मतलब कि ये बौना है और ये राउंड दिखा रहा है।
यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं कहलाते हैं सहप्रभावी, पूरक, संपूरक और अप्रभावी। तो देखिए, जो प्रभावी नहीं हो पाते उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी। अधिकांश उत्परिवर्तन है, यानी जो अधिकांश उत्परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं, हानिकारक होते हैं, जनकीय होते हैं या फिर सभी होते हैं। तो जो अधिकांश उत्परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? वो हानिकारक होते हैं। कई जगह आपको बुक में यहाँ पे अप्रभावी भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सही ऑप्शन आपका हानिकारक है, क्योंकि जितने सारे उत्परिवर्तन होते हैं उसके कारण बहुत जीवों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए उत्परिवर्तन अधिकांश जो होते हैं वो हानिकारक ही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड है। यानी अनुवांशिक पदार्थ को उत्परिवर्तित होने से, यानी अनुवांशिक पदार्थ में अगर उत्परिवर्तन हो तो छोटा से छोटा वो खंड है जो प्रभावित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं म्यूटॉन। ठीक है, म्यूटॉन। अगला है वाई क्रोमोसोम, यानी वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है। जो वाई गुणसूत्र पे ये स्थित जीन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनका सही ऑप्शन क्या है? उन्हें कहते हैं होलेंड्रिक जीन्स। होलेंड्रिक जीन। ठीक है, होलेंड्रिक जीन कहते हैं जो वाई पे हैं। ऐसे तो जो मैक्सिमम ये जीन होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे ही पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक प्रबल म्यूटोजन है, यानी एक प्रबल म्यूटोजन कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि वो क्या है? तो ये एक्स किरणें हैं। एक्स किरणें हैं ये आपका, यानी डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 48 है, पूर्ण प्रभावित अनुपस्थित पाया गया। हाँ ठीक है, पूर्ण प्रभावित अनुपस्थित पाया गया, यानी वह कहाँ से, कौन सा प्रयोग था जहां पे पूर्ण प्रभाविता का जो नियम था अप्लाई नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन आपका ए सही है, जो लिखा है मिराबिल्स जलापा में। अगला देखते हैं 49 नंबर कि मेंडल नियम का एक अपवाद है। यानी मेंडल ने जो भी नियम था दिया था उसमें से कौन सा है इसमें से जो अपवाद है? तो पहला है प्रभाविता, ये तो उन्होंने दिया ही था, ये सही है। युग्म की शुद्धता, ये भी है। संलग्नता और स्वतंत्र अव्यवहों, ये भी मेंडल ने दिया था। तो ये क्या है? अपवाद है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा सी, सहलग्नता। उन्होंने कहा था कि जो जीन होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन बाद में उसको मॉर्गन ने साबित कर दिया कि नहीं, कुछ जगह पे क्या होते हैं? सहलग्नता पाई जाती है, यानी जीन पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ ही ट्रेवल करते रहते हैं। 50 नंबर देखते हैं, ए बी बी सी सी में कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा? इसमें से कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण हो सकता है ये आपको बताना है। तो कितने प्रकार का युग्मक निर्माण इनमें से हो सकता है? तो मात्र 2 प्रकार का ही युग्मक का निर्माण होगा। क्यों 2 प्रकार का होगा और कैसे होगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि युग्मक कैसे बनते हैं। युग्मक कैसे बनते हैं? इन दोनों जोड़ों में से कोई एक ही एलील अगली पीढ़ी में जाता है। तो आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आसानी से आप यहाँ से ढूंढ लीजिएगा, यहाँ से 2 ही युग्मक बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, F2 पीढ़ी के बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या है? यानी जब अपूर्ण प्रभाविता होती है F2 पीढ़ी में तो उसका अनुपात जो प्राप्त होता है वो कैसा होता है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन क्या है? सी। ये क्या प्राप्त होता है? 1:2:1। डाउन सिंड्रोम है एक, यानी डाउन सिंड्रोम इनमें से क्या है? मेंडलियन व्याधि, गुणसूत्रीय व्याधि, दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी ये किस तरह की बीमारी है? तो आपको पता है जो डाउन सिंड्रोम होता है वो किसके कारण होता है? गुणसूत्रों के कारण होता है। गुणसूत्रों में कमी के कारण होता है, उनमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं तब डाउन सिंड्रोम होता है। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? गुणसूत्रीय व्याधि है। 53, एक युग्मक में निम्न में से होता है, यानी युग्मक में इनमें से क्या होता है यही आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एक जीन में 2 युग्म विकल्पी, ये तो होते ही हैं। ठीक है, दूसरा है जीन का केवल एक युग्म विकल्पी, तीसरा है जीन के सभी युग्म विकल्पी, और युग्म विकल्पी नहीं होता है। तो जब युग्मक बना रहे थे तो ये कह रहा है कि एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी, तो दोनों नहीं होता है। जैसे ये टीटी है तो इसमें से दोनों अगली पीढ़ी में नहीं जा सकता, कोई एक ही जाएगा।
तो इसका सही ऑप्शन इसलिए ये हो जाएगा कि जीन का केवल एक युग्म विकल्पी ही होता है। ठीक है, यानी ये वाला आपका ऑप्शन सही है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए? तो वंशागति के नियम को किसने दिया था? तो इसके नियम को दिया था मेंडल ने। ठीक है, तो उसका पूरा नाम था जॉन ग्रेगर मेंडल, तो वही है ग्रेगर मेंडल। अगला है 55, पुनेट वर्ग विकसित किया, मतलब पुनेट वर्ग को किसने विकसित किया था? तो किसने विकसित किया था? रेजिनाल्ड ने। ठीक है, 56 है, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको बताना है। तो किसने प्रस्तुत किया था? तो उसको प्रस्तुत किया था सटन ने। ठीक, एक मिनट, यहाँ पे बाबेरी भी ऑप्शन दिया है, ये नहीं है। वास्तव में जो वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत था वो सटन व बाबेरी ने दिया था, यानी ये ऑप्शन बी और डी दोनों सही है। तो सटन और बाबेरी दोनों ने मिलकर के दिया था, यानी यहाँ पे ऑप्शन गलती दिया हुआ है, लेकिन आप याद रखिएगा जो गुणसूत्री सिद्धांत था उसको सटन व बाबेरी दोनों ने मिलकर दिया था। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन गलत है, लेकिन आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप सही ऑप्शन वहां पे चुनिएगा। 57 है, मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? जो विपरीत लक्षण की जोड़ी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये बताना है। तो उन जोड़ी को क्या कहते हैं? उन जोड़ी को हम लोग कहते हैं एलील। यही ऑप्शन आपका सही है। 58, रक्त समूह ए में होता है, यानी एक में क्या होता है? तो ये में क्या होता है आपको पता है, प्रतिजनीय और प्रतिरक्षी बी होते हैं। तो सही ऑप्शन आपका है वो हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर पे। 59, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है, मतलब ऐसा जीन जो कई लक्षणों को प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपिक। ठीक है, प्लियोट्रोपिक उसको कहा जाता है। विभिन्नताओं का स्रोत है, यानी विभिन्नता जो होते हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये आपको बताना है। तो विभिन्नता किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये होता है उत्परिवर्तन के द्वारा। 61 है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? ठीक है, ये मेन रूप से तो 11th का टॉपिक है, हालांकि आपको मैं यहीं पे बताता हूं। तो किस अवस्था में होता है ये क्रॉसिंग ओवर? तो ये होता है ये पैक्टिन अवस्था में। ठीक है, पैक्टिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। 62, बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रस्थापित होता है, यानी जब बिंदु उत्परिवर्तन होता है तो उसमें एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है किस में? तो ये आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन दिया है यहाँ है, पहला है इन्वर्सन में, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में, तीसरा है ट्रांसवर्सन में और ट्रांजिशन में। तो किसमें होता है? ये ट्रांसवर्सन में होता है। पूर्ण लिंकेज दिखाई देती है, यानी पूर्ण सहलग्नता, ये पूर्ण लिंकेज का मतलब वही है। पूर्ण सहलग्नता किसमें दिखाई देती है, ये आपको बताना है। तो पूर्ण संलग्नता किसमें दिखाई देती है? ये दिखाई देती है नर ड्रोसोफिला में। ये आपका डी नंबर सही आंसर है। 64, यदि दो पौधे ए बी बी एवं ए बी बी के बीच क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी के पौधे में किस प्रकार का जीनोटाइप होगा? ठीक है, यानी दो पौधों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कौन सा पौधा प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे पौधे प्राप्त होंगे? वो होंगे ए बी बी और ए बी बी, मतलब इस तरह का उनका जीनोटाइप होगा। ये कैसे प्राप्त हुआ? आप इन दोनों के बीच युग्मक करा करके और क्रॉस करा करके देख सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया भी था पहले वाली वीडियो में। या फिर नहीं इसमें समझ में आया है तो आप इस चैप्टर का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है, यानी मेंडल ने जो युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था वो किस पर आधारित है, ये बताना है। तो किस पर आधारित है? वो आधारित है एक संकर क्रॉस पे। ठीक है, यानी एक संकर संकरण यही है, उस पे आधारित है। यहाँ पे है टी से संयोग करता है तो संतान का लक्षण होगा। यानी ये देखिए, एक क्या है, एक अप्रभावी है और दूसरा जो है प्रभावी वाला है, यानी ये हाइब्रिड है। अगर इन दोनों के बीच संकरण कराया जाए तो कैसा
परिणाम हमें मिलेगा तो कैसा होगा, 50% क्या होंगे, अप्रभावी होंगे और 50% प्रभावी होंगे, जो कि यही अप्रभावी वाला ऑप्शन दिया है, तो यही बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर है, कोशिका विभाजन के समय अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण असफल होने पर गुणसूत्रों की हानि या लाभ कहलाती है। यानी कोशिका विभाजन के समय जब अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है और उसमें असफलता मिल जाती है, तब क्या होता है, गुणसूत्रों की हानि हो जाती है या वृद्धि हो जाती है उसमें। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इस स्थिति को कहते हैं असुगुणिता, असुगुणिता कहते हैं। हीमोफीलिया है, इनमें से बताना है कि हीमोफीलिया क्या है। ठीक है, ये 68 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया क्या है। पहला ऑप्शन है मेंडेलियन व्याधि, गुणसूत्री व्याधि, ए बी में से कोई एक या इनमें से कोई नहीं। 4 आपके पास ऑप्शन है, तो इसमें से आपको पता है कि हीमोफीलिया किसके कारण होता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया किसके कारण होता है, ये होता है तो ये मेंडेलियन व्याधि है, व्याधि यानी ये रोग आप कह सकते हैं उसको। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है, यानी किसके कारण गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। तो किसके कारण होता है, असुगुणिता कारण होता है या बहुगुणिता कारण होता है या भौतिक प्रभाव कारण होता है। तो ये उत्परिवर्तन किसी कारण हो सकता है, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेंडल का जन्म हुआ था, यानी मेंडल का जन्म कब हुआ था ये बताना है। तो मेंडल का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था आपके 19वीं शताब्दी में, तो ये ऑप्शन सी है, तो 19वीं शताब्दी टिक कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही मुझे लगता है इसमें मैंने काफी ऑब्जेक्टिव करा दिया है जो काफी इंपॉर्टेंट थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप क्या देखना चाहते हैं वो भी लिखिएगा, और कोई शिकायत है उसे भी लिखिएगा। यह वीडियो कैसा लगा है ये भी जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बुरा लगा है तो इसको डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।